हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम EMRS एग्जामिनेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब ये जो पॉलिसी है इसमें क्या क्या आया है, क्या न्यू ऐड हुआ है, वो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें NEP की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसमें हमने क्या क्या चेंजेस लाए हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। पहले जो NPE थी वो 10+2 पे वर्क करती थी, मतलब इस तरह से उसने डिवाइड किया था। अभी जो NEP है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 5+3+3+4। ये चेंजेस आए हैं इनमें। और क्या आया है, जो कमियां इसमें रह गई थी उसको हमने NEP में पूरा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले क्या है, एजुकेशन प्लानिंग। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम, और ह्यूमन इंटरफेस। जो एजुकेशन प्लानिंग में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करके उसको इफेक्टिव तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, या फिर हम जो रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं उसमें मार्कशीट हम सिर्फ मार्क्स अपलोड करके बाय एक्सेल शीट से वो अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे हम NEP के अंदर। तो वो देखते हैं। इंक्रीज एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, इसके अंदर क्या देखा गया है, जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप होते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं या फिर आदिवासी जनजातियाँ जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है, जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँचती उन लोगों को भी एजुकेशन के साथ जोड़ना। मतलब जहाँ पर स्कूल्स नहीं होते, जो लोग समाज से जुड़े हुए नहीं होते, वहाँ तक भी एजुकेशन को पहुँचाना। दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, किसी को जो भी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना, उसके अकॉर्डिंग ही जो भी उनकी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को डिस्प्ले कराना ताकि वो उनको समझ सकें। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज, हर रीजनल लैंग्वेज में कंटेंट अवेलेबल होना ताकि हर व्यक्ति अपनी भाषा में उस जो कंटेंट है उसको समझ सकें। वर्चुअल लैब, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, डिजिटली इक्विपिंग स्कूल्स एंड टीचर्स। जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे अच्छे से वेल तरीके से डिजिटली इक्विप किया जाए, मतलब जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसे लाया जाए। कियान है स्मार्ट क्लासेस के लिए जिसकी ज़रूरत है, जिससे बच्चे आसानी से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें माइंड में रखी गई हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम, जितना भी भारत का इतिहास, संस्कृति, जो भी है, कल्चर है, वैल्यूज है, उन सबको बच्चों को उन सबसे अवेयर कराना। ठीक है, फोकस ऑन लिटरेचर, साइंटिफिक वोकेबलरी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस है उनकी वोकेबलरी और जितनी भी कला साहित्य है उन सबके बारे में बच्चों को अवेयर कराना। लैंग्वेज फैकल्टी को करना। देखो अभी तक क्या था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, ये तो टीचर्स अवेलेबल थे, पर अगर हर स्कूल में बंगाली, उड़िया, कन्नड़, जितनी अदर लैंग्वेजेस हैं उनके फैकल्टी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ लिंग्विस्टिक स्कूल में मिलती थी। पर अब इनका एम है कि अगर कोई बच्चा ये सब पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कराया जाए। रिसर्च ऑन लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन पर रिसर्च हो। स्ट्रेंथनिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, कल्चरल अवेयरनेस ऑफ आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम, प्रमोटिंग ट्रेडिशनल आर्ट। मेनली जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हमारा लोक साहित्य है उसको प्रमोट करना और उसको अच्छे से एनहेंस करके आगे लाना, ये इसका मेन एम है। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे, ये स्टार्ट कहाँ से हुई और हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ें करी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू मेक मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म इन एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इसका मेन एम यही है कि जो भी ड्रॉबैक पिछली NPs में रह गई हैं उनमें एक बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आए। तो सबसे पहले हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ। 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना हुई। ठीक है, फिर 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। 1964 में एजुकेशन कमीशन अंडर डॉक्टर DS कोठारी, ये डॉक्टर DS कोठारी इसके चेयरमैन थे। उन्होंने फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को लाया, कब, 1968 में। तो ये आपकी फर्स्ट NPE थी। उसके बाद 1976 में 42वां संशोधन हुआ, एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट। इसमें एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया।
ठीक है। उसके बाद 1986 में जो पहले वाली एनपीई थी फर्स्ट, उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए गए, तो वो दूसरी एनपीई 1986 में। आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट एनपीई कब आई थी, फर्स्ट 1968 में, सेकंड एनपीई कब आई थी 1986 में। फिर 1992 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, जो कमियां हमें यहाँ पे लगी, फिर उसे थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया। 2016 में TSR सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आई। 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट आई। उसके बाद आया आपका NEP 2020, NEP 2020। ठीक है। इसके अंदर इन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी मॉडिफिकेशन करनी थी वो लेके आए। तो आपके पेपर में एक तो ये आ सकती है कि फर्स्ट पहली एनपी कब आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में। ठीक है। ये किसके उसमें आई थी, डॉक्टर DS कोठारी के उसमें आई थी। और ये आया था आपका डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट थी, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी। ठीक है। तो ये नाम आपको, अब यहाँ देखो ये कस्तूरी रंगन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, ये सब नीचे लिखे हुए हैं। ये चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन, डॉक्टर वसुधा कमत, डॉक्टर मंजुल भार्गव, डॉक्टर राम शंकर कुरील, प्रोफेसर TV कटीमनी, ये सब। तो इन सबके नेम तो नहीं आपको याद करने, मेनली ये नेम आप जरूर देख लेना, ये पूछ लेते हैं कि किसकी कमेटी में इसको पास किया गया था, तो पता होना चाहिए। ये देखिए अब क्या है टाइम लाइन्स। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनके मतलब जैसे होता है हर चीज की एक एम होता है, तो इसका क्या है, पहले तो देखो 2020 में आई, 2021-22 में फॉर्मुलेशन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसको बनाया गया NCFC को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, एक स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया गया और एक टीचर एजुकेशन के लिए बनाया गया। 2022-23 में अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर NPST लगाया गया। टीचर प्रिपेयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन द असेसमेंट सिस्टम, टीचर्स को प्रिपेयर किया गया असेसमेंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, आज से कुछ और साल पहले, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन होते थे, फिर आपको लिस्ट दी जाती थी, आप उसमें फिल करते थे, फिर उसके बाद आपको एक पूरी बड़ी सी रिपोर्ट कार्ड दी जाती थी, उसमें आप मैन्युअली नंबर फिल करते थे। और वैसे हम कंप्यूटर में भी करते थे, पर वहाँ से कोई मार्कशीट वगैरह जनरेट नहीं होती थी। फिर 2022-23 में यहाँ से इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। ठीक है। फिर धीरे धीरे अब क्या है, इन ईयर्स में क्या हुआ, जो मार्कशीट थी वो हमें प्रिंटेड, हम बच्चे जैसे 10th क्लास का रिजल्ट देख सकते थे, वैसे अब सारी क्लासेस का रिजल्ट उस पर देख सकते हैं। ठीक है। 2025-26 में क्या हुआ, अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर बाय ग्रेड 3। 2025 तक का इनका एम था कि जितने भी 3rd ग्रेड के बच्चे हैं उन्हें लिटरेसी न्यूमरेसी सब प्राइमरी स्कूल में सिखानी स्टार्ट कर दी जाए। स्टेट यूटी गवर्नमेंट टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स थ्रू मैकेनिज्म टू ग्रुप और रैशनलाइज स्कूल सच एज स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर एक्सपोज टू वोकेशनल एजुकेशन। कम से कम 50% बच्चे ऐसे हों जो वोकेशनल एजुकेशन को भी मतलब अच्छे से कर सकें। उसके बाद 2019-30 में क्या करना है इन्हें, यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर, टीचर एजुकेशन विल gradually be moved into multidisciplinary college and university with minimum degree qualification 4-year B.Ed। इसमें इनका एम क्या है कि जैसे अभी हम B.Ed कर रहे थे, पहले जो B.Ed थी वो 1 ईयर की होती थी, फिर उसके बाद चेंज आया, उसमें 2 ईयर की कर दी। अब ये क्या सोच रहे हैं कि ये 4 ईयर का जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वो बना दें। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसमें तो डिप्लोमा मिले आपको, इसमें सर्टिफिकेट, इसमें डिग्री, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड कर दिया जाएगी, मतलब सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड इसने कर दिया है। जैसे हमें पहले क्या करना पड़ता था, आफ्टर 12th पहले हम ग्रेजुएशन करते थे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाता था। यहाँ पर इसने 4 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ही इन सबको करने की सोची है। और कोई स्टूडेंट चाहे तो बीच में स्किप भी कर सकता है, अगर वो फर्स्ट ईयर तक पढ़ेगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर तक पढ़ेगा तो डिप्लोमा, थर्ड ईयर तक पढ़ेगा तो डिग्री, और फोर्थ ईयर तक तो पढ़ेगा तो फिर उसको सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का फ्रेमवर्क इन लोगों ने बनाया है अपना। तो पढ़ते हैं आगे। पहला क्या है, 2030 तक ECCE से माध्यमिक शिक्षा तक सार्वभौमिकरण SDG 4 के साथ संरेखित करना। ठीक है, इसको इसके साथ अलाइन करना है।
2025 तक राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आधारभूत शिक्षा और संख्यात्मक कौशल प्रदान करना, अटेनिंग फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाय 25। हम न्यूमरेसी स्किल और लर्निंग स्किल 2025 तक अटेन करना चाहते हैं। 100% GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। जितने भी बच्चे हैं 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी स्तर तक 100% GER हो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, मतलब कोई भी बच्चा बीच में स्किप ना हो, कोई भी बच्चा बीच में किसी भी रीजन से नाम अपना कट ना कराए या शिक्षा से वंचित ना रहे। और क्या है इसका आउटकम, क्या होंगे NEP 20 के? ब्रिंग बैक 2 crore आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो बच्चे स्कूल शिक्षा से हट गए हैं, जो 2 करोड़ बच्चे लेफ्ट आउट हो गए हैं, उनको वापस से प्लेटफॉर्म पे लाना, वापस से पढ़ाने के लिए एनकरेज करना। टीचर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 23। टीचर्स को 2023 तक जितनी भी असेसमेंट है, जो चेंजेस आए हैं, उनके लिए तैयार करना। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। समावेशी और समान शिक्षा प्रणाली, ये 2030 तक लाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है। समावेशी और इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम कब तक अटेन करना है? 2030 तक। ठीक है, तो मतलब सब, चाहे कोई भी, इनका मेन एम बेसिकली क्या है? प्राइवेट स्कूल एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल, इन दोनों के एजुकेशन के उसमें कोई डिफरेंस ना हो, मतलब एजुकेशन जो है उनकी बिल्कुल एज इट इज हो, बिल्कुल कुछ भी उसमें अंतर ना हो, कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ना लेके, जो अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब इनके घर से फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो प्राइवेट स्कूल उसकी जगह गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन ले सके। और क्या है? बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट कोर कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चों ने पढ़ा है उसमें उनके ज्ञान का अनुप्रयोग और जो भी उसके अपोजिट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उन सबका टेस्ट होना चाहिए। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। जो भी बच्चा स्कूल से बाहर मतलब पढ़ के निकल रहा है, वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल बस एक सर्टिफिकेट लेके निकल गया जी, ऐसा नहीं। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो कम से कम एटलीस्ट एक स्किल में तो उसको मास्टरी हासिल हो, चाहे वो कुछ भी हो वो, क्योंकि यहाँ पर इसका उद्देश्य है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास, हर तरह से जो वो चाहता है, जिस भी टाइप का उसके अंदर कैपेसिटी है, जिस भी टाइप की उसके अंदर एबिलिटी है, वो उसको डेवलप करे। ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड फॉर लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, जो स्टैंडर्ड है सार्वजनिक और निजी स्कूलों का सीखने के सामान्य मानक, दोनों के मानक जो है वो सेम हो, बच्चा जो जिस भी स्कूल में पढ़े उसको नॉलेज मिले। ठीक है, ये इसका मेन एम है। तो सबसे पहले देखते हैं ये अनाउंस कब हुई थी, ये भी आ जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 29/7/2020 को, 29 जुलाई 2020 को की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव करती है। वो ये कह रहे हैं कि जो स्कूल लेवल पे हम एजुकेशन देते हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी की भी वो दें, और साथ में जो भी हमें लगता है अमेंडमेंट्स जरूरी हैं उन सबको करें। ठीक है, तो ये सब इसने बताया। इसका एम क्या है? एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। जितने भी लेवल्स हैं उन सब पे एक अच्छी पहुंच हम पकड़ ले लें। एंश्योरिंग क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर। जितने भी बच्चे 3 से लेके 6 साल तक के हैं, इन बच्चों को स्पेशल केयर देनी है उनके चाइल्डहुड में। देखो पहले क्या होता है, जैसे 10+2 में इतना वो नहीं होता था, इसमें होता था कि भाई जो बच्चे छोटे हैं, कुछ पेरेंट्स बच्चों की क्लासेस स्किप करा के उनको आगे एडमिशन देते थे, पर अब यहाँ पर क्या है, 6th का जो बच्चा है वो 1st क्लास में जाएगा, उससे नीचे जो है वो उसमें बाल वाटिका, आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल में जहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज के थ्रू सीखते हैं वहां पर काम करेगा। ठीक है, तो इनका इससे क्या होता है, जो बच्चे अगर हम बचपन में बहुत छोटी एज में उनको पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, कुछ बच्चों के माइंड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, जिससे कि वो आगे स्टडीज़ में वीक हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत हो जाती है उन्हें आगे। न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर 5+3+3+4, ये पूछा जा सकता है पेपर में कि NEP में क्या पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, ये है 5+3+3+4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहले कौन सा था? NPE में 10+2।
ठीक है, 10th लेवल, ये 10th क्लास तक था, ये 11th और 12th के लिए था, प्राइमरी से 10th तक। दूसरा, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। यहाँ पर कोई भी ज्यादा अंतर नहीं होगा किसमें, आर्ट्स और साइंस में, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, मतलब जो सिलेबस में है वो, और जो उसके अलावा है वो। वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, वोकेशनल होते हैं जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो मतलब सिर्फ एक सिखाने के लिए लिए जाते हैं, उनमें कोई ज़्यादा सेपरेशन ना हो। स्टैब्लिश नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, ये इसका उद्देश्य है। एम्फेसिस ऑन प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया गया है भारत की भाषाओं को सीखने में। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल एटलीस्ट ग्रेड 5, कम से कम 5th क्लास तक, तो बट प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड, ग्रेड 8 से ज़्यादा या उससे ज़्यादा विल बी द होम लैंग्वेज, जो होम लैंग्वेज है, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज, तो वहाँ पे ये भी सीखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक, किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 मौकों पर बोर्ड परीक्षा लेगा, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए, और अगर जरूरी हो तो, ठीक है। तो एक जैसे मौक होता है, एक बोर्ड परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा, एक नॉर्मली कि भाई ठीक है देखो बच्चे क्या कर पा रहे हैं, और ये मेन होता है। अगर इसमें भी बच्चा ठीक से नहीं करता तो फिर एक और लिया जाएगा जो अकॉर्डिंग टू नीड डिपेंड करता है। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना करना, ठीक है, आपके पेपर में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है। जैसे अभी क्या है, ऐसे था समग्र शिक्षा अभियान, ऐसे यहाँ पर परख की स्थापना करना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपके पेपर में इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। सैलिएंट फीचर्स ऑफ एनईपी क्या है, समान और समावेशी शिक्षा, ठीक है, मतलब सबको समान और इक्वल एजुकेशन देनी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष जोर दिया जाएगा। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र, जितने भी मतलब बिल्कुल ही वंचित है, जो बिल्कुल एजुकेशन के पास नहीं आए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इससे जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं टीचर्स पे, ये तो था स्टूडेंट का। शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रिया। अभी तक जैसे पहले, बहुत ही पहले की बात करें तो वहाँ पे ये एजुकेशन में ये सब नहीं होता था, एग्जाम्स नहीं होते थे, जो क्वालिफाइड है वो अप्लाई करेंगे या जैसे भी है उनको उसी के थ्रू पे, इंटरव्यू के थ्रू पे बेसिस पे रख लिया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना स्टार्ट हुआ। अब ये क्या चाहते कि उसकी लिए बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कि कोई भी इसमें बीच में घपला ना हो, कोई पैसे वैसे खा के भर्ती ना हो। स्कूल परिसर और समूह के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जितने भी रिसोर्सेज स्कूल में है उनको देखना कि भाई बच्चे सही से है या नहीं, या वो ठीक से चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे या नहीं, इन सबको नोटिस करना। ये इसका सैलिएंट फीचर है। तो इसमें पीडीएफ में बहुत सारे इसके सैलिएंट फीचर्स दिए गए हैं, आप लोग को मैं सेंड कर दूंगी, पढ़ लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब मेन एम एनईपी का यही है कि जितने भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, वो किसी भी वजह से एक बेसिक शिक्षा तो एटलीस्ट ग्रहण करे, 12th तक तो कम से कम पास हो ही, उसके बाद की उसकी इच्छा है, पर कम से कम कुछ तो एजुकेट वो हो। अगर हम बात करें प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर की, तो पहले ये था, ठीक है, 6 to 16 को 10 माना जाता था, और ये था तुम्हारा 16 to 18 को 2, मतलब ये 11 12th के लिए था, और ये तुम्हारा 10th के लिए था। ये पहले वाला 11 12th और 6 से 16 वाला 1st to 10th आप इसको कह सकते हो, बाकी वो छोटे वाले उसमें थे। अब यहाँ पर जो न्यू पेडागोजिकल करिकुलम स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से डिवाइड किया है, ये देखो। सबसे पहले यहाँ पर इसने किया ये 2 ईयर, क्लास 1 and 2 8 किसमें होगा, 8 6 to 8 में। शुरू के 3 साल जो बच्चे के होंगे वो होंगे आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका। बच्चा आंगनवाड़ी में बैठेगा, प्री स्कूल में बैठेगा, या फिर बाल वाटिका में बैठेगा। उसके बाद के जो 3 साल हैं, 8th के बाद
एज 6 to 8 तक तो आपका बच्चा फर्स्ट सेकेंड में होगा, एज 8 to 11 में 3 to 5 तक का होगा, एज 11 to 14 में क्लास 6 to 8 में आएगा, एज 14 to 18 में 9th to 12th करेगा। मतलब यहाँ पे सेकेंडरी में उसने 9, 10, 11, 12 को एक साथ रख दिया है, बाकी सबको छोटी छोटी क्लासेस में कर दिया है। अब ये जो शुरू के 5 साल है इसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। फिर जो 3 साल है उसके बाद के वो होता है प्रिपरेटरी स्टेज। फिर उसके बाद के 3 साल को बोलते हैं मिडिल स्टेज, और सबसे लास्ट वाला है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, एनईपी की। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। फाउंडेशनल स्टेज, द फाउंडेशन स्टेज विल कॉम्प्रोमाइज द फर्स्ट 5 year ऑफ चाइल्ड। किसी भी बच्चे के पढ़ाई के शुरू के 5 साल उसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। द फर्स्ट 3 year ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन विल बी टॉट इन आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और कम्युनिटी बेस्ड नर्सरीज। जो भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल बाद वो यहाँ पर बैठना सीखेंगे, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ों के थ्रू छोटे छोटे अक्षर वगैरह ये सब यहाँ पे सिखाया जाएगा। द अदर 2 year ऑफ स्कूलिंग इंक्लूड मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ड्यूरिंग विच दे विल डेवलप द बेसिक स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। बाकी आगे के जो 2 साल होंगे उनमें वो अपनी प्ले एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग करेंगे, जो सीखेंगे कि नई नई चीज़ें हम कैसे यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे ये हुआ, मतलब अपनी माइंड के लेवल के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से, ठीक है। तो शुरू के इसमें ये है। फिर 8 से 11 द प्रिपरेटरी स्टेज, इसको हमने बोला है प्रिपरेटरी स्टेज। कहाँ से है? एज 8 to 11 एंड फोकस ऑन फाउंडेशनल लर्निंग इंक्लूडिंग डेवलपिंग बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल। छोटे बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में क्यों रखा गया 5 साल? इसलिए रखा गया क्योंकि जो छोटे बच्चों का माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा वो होता है कि अगर उस पर बहुत जल्दी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो कोई बच्चा है उसके ऊपर जो उसका शिक्षक है वो उससे सही बिहेव नहीं करेगा तो वो उससे डरना स्टार्ट कर देगा। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन स्टेज को 5 साल का बताया गया है, जिससे कि वो बच्चा अपने समग्र विकास के लिए एक अच्छा उसके माइंड का डेवलपमेंट हो। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज है 8 से 11 साल का, फोकस ऑन फाउंडेशनल लर्निंग। अब यहाँ से बेसिक पढ़ाई शुरू होती है, इंक्लूडिंग डेवलपिंग बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल। यहाँ पे नंबर्स के बारे में या कैसे छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं वो सब सिखाया जाएगा। द प्रिपरेटरी स्टेज विल हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट इन वेरियस सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट में कैसे वो कंसेप्ट को समझ सकते हैं ये उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है हमारा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में जो है वो है 11 to 14 ईयर के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बच्चा होगा वो 6th, 7th, 8th वाला होगा। Student will be expected to develop core academic skills such as reading, writing, and basic language competencies. They will also be expected to develop life skills such as teamwork, problem solving, and critical thinking. इस वाली एज ग्रुप से बच्चों हम लोग की क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि वो अकेडमिक्स में जैसे रीडिंग, पढ़ने में, लिखने में और बेसिक लैंग्वेजेस में सही रहें, ठीक है, न्यूमरेसी, मैथ में अच्छे रहें और वो अपनी तरफ से सोच सकें और एक पूरे ग्रुप के साथ कैसे काम करते हैं वो सीख सकें। अगर वो किस सिचुएशन में अकेले फंस गए हैं तो उसे कैसे बाहर निकले, ये सब चीज़ें मिडिल स्टेज में बच्चों को सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी स्टेज, ये जो कि 4 ईयर का कर दिया गया है, जिसमें कौन सी क्लासेस आएंगी? 9th, 10th, 11th और 12th। ये क्लासेस आपकी सेकेंडरी स्टेज में आएंगी और उनकी जो एज ग्रुप होगा वो होगा 14 to 18। The secondary stage will be from age 14 to 18. During this stage, student will be expected to complete a core curriculum consisting of English, mathematics, science and social studies. जो भी इसका पूरा curriculum है 5 सब्जेक्ट का वो करना है। In addition, they will have the opportunity to choose from a range of electives including languages, arts and vocational subject. इसके अलावा ये 5 तो उनको पढ़ने हैं, वो अपना एडिशनल सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट या वोकेशनल सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसको लेके उसे पढ़ सकते हैं। देखते हैं छोटे से MCQs हैं यहाँ पर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसके चेयरमैन थे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर? किस में हुई थी? 1968 में हुई थी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड अ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बाय रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस किया था? 34 को। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड 5th से स्टार्ट करके 8th क्लास तक का जो बच्चा है वो रीजनल लैंग्वेज में मतलब पढ़ने के लिए एबल हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो ये एनईपी का जो डिस्कशन था मैंने कर दिया है। कल वाली क्लास में हम एमसीक्यूज करेंगे, तो आप लोग प्लीज टाइम निकाल के इसको देख लेना। थैंक यू।